वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सिविक्स का सबक नंबर 5 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि बच्चों एग्ज़ाम से मुतालिक हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ताकि इस चैप्टर की आपकी 100% तैयारी हो सके। इसके अलावा बच्चों जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 का नाम है अवामी जदोजहद और तहरीकें। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बात समझाई जाएगी कि अवामी तहरीकें किस वजह से की जाती हैं, यानी कि आंदोलन किस वजह से किए जाते हैं। क्या समझाया जाएगा कि अवामी तहरीकें किस वजह से की जाती हैं। तो बच्चों अवामी तहरीकों को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा किस चीज़ को होता है? जमहूरियत को होता है, क्योंकि अवाम के ज़रिए की गई जो तहरीकें होती हैं, सभी प्रकार के जो सभी तरह के ग्रुप होते हैं अवाम के ज़रिए बनाए गए, वो सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार से, हुकूमत से अपनी मांग को मनवाने की कोशिश करते हैं। और बच्चों इन्हीं अवामी तहरीकों की वजह से जो हुकूमत होती है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाती है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है अपनी आवाम का, अपने मुल्क की आवाम का। अब बच्चों इस चैप्टर को समझने से पहले दो बातों को अच्छे से समझो कि दबाव ग्रुप किसे कहते हैं और मुफाद पसंद ग्रुप किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, दबाव ग्रुप ऐसे ग्रुप को कहते हैं, यानी कि ये लोगों का एक ऐसा मुनज़्ज़म ग्रुप होता है जो कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालता है। समझ में आया कि दबाव ग्रुप क्या होता है? लोगों के ज़रिए बनाया गया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार के ज़रिए लागू की गई पॉलिसियों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इसका बच्चों अभी हाल ही का एग्ज़ाम्पल है कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पंजाब से जो किसान आए थे, उन्होंने वहाँ पर आकर अपना डेरा डाल लिया था और सरकार से कृषि से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित जो उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई थी उनको चेंज करने की मांग की थी। पहले तो हुकूमत मानी नहीं थी, फिर बाद में हुकूमत को इन लोगों ने जो दबाव डाला था, उस दबाव की वजह से एंड में आकर मजबूर होना पड़ा था। NH-24 हाईवे के ऊपर बैठे हुए थे बच्चों ये लोग, और इसके जो नेता थे उनका नाम टिकैत सिंह था। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि दबाव ग्रुप का क्या काम होता है कि अगर हुकूमत उन लोगों की किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़, उनकी किसी काम के ख़िलाफ़ कोई कानून लागू करती है, तो ये लोग सरकार पर मुज़ाहिरे कर कर, आंदोलन कर कर, तहरीकें करके दबाव डालते हैं और सरकार को एंड में आकर इन लोगों के दबाव की वजह से मजबूर होना पड़ता है। अब बच्चों मुफाद पसंद ग्रुप किसे कहते हैं? तो बच्चों मुफाद पसंद ग्रुप का मतलब है कि ऐसे तरह के सभी लोग जिनके मुफादात, यानी कि जिन लोगों का मकसद एक जैसा होता है, वो लोग अलग अलग इकट्ठा होकर, अलग अलग मुफादात के लोग एक साथ अलग अलग इकट्ठा हो जाते हैं, अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि किसान यूनियन बनाई जाती है, दुकानदार और मज़दूर यूनियन बनाई जाती है, इसी तरह से उस्ताद और तालिब इल्म की यूनियन बनाई जाती है। तो ये सभी कैसे ग्रुप हैं? जिनके मुफादात एक जैसे होते हैं, वो लोग आपस में इकट्ठा होकर अलग अलग तरीके के ग्रुप बनाते हैं और ये लोग भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं, तहरीकें करते हैं, मुज़ाहिरे करते हैं। तो मुफाद पसंद ग्रुप की डेफिनेशन किस तरीके से लिखोगे कि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज में यकसा, यानी कि एक जैसे मुफादात वाले लोगों के साथ ताउन करता है और इसी ताउन के नतीजे में समाज में कई किस्म के ग्रुप उभरकर, जमातें उभरकर सामने आती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर उस्ताद और तालिब इल्म के जो मुफादात होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इसी तरीके से दुकानदार और मज़दूरों के मुफादात एक जैसे होते हैं, तो ये अपना ग्रुप बना लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों किसानों के और मज़दूरों के
जो उनके खेतों में काम करते हैं उनके मुफादात एक जैसे होते हैं तो ये भी अपना ग्रुप बना लेते हैं। और अगर हुकूमत के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ पॉलिसी वगैरह लागू की जाती है जिनसे इनको नुकसान होता है तो ये मुज़ाहिरे और तहरीकों के ज़रिए हुकूमत को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर की कहानी को समझा देती हूँ ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। इसलिए सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे और ध्यान से एक बार इस चैप्टर की कहानी को समझेंगे। तो बच्चों पहला टॉपिक है कि अवामी तहरीकें। अब देखो बच्चों, अवाम के ज़रिए बहुत सारी तहरीकें चलाई जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दबाव ग्रुपों के ज़रिए भी तहरीकें चलाई जाती हैं, मुफाद पसंद ग्रुपों के ज़रिए भी तहरीकें चलाई जाती हैं। मगर बच्चों देखो, हुकूमत के अंदर कुछ तहरीकें ऐसी होती हैं जिन तहरीकों के अंदर सभी तरह के जो अवाम के ग्रुप होते हैं, जमातें होती हैं, वो एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत को लागू करने की कोशिश करती हैं, यानी कि जमहूरियत को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। अभी हाल ही का एग्ज़ाम्पल है श्रीलंका का। तो बच्चों यहाँ पर जो वहाँ के राजा थे, राजा के ख़िलाफ़ क्या हुआ था, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सड़कों के ऊपर जन सैलाब उमड़ आया था, यानी कि अवामी तहरीकें स्टार्ट हो गई थी क्योंकि ये सभी लोग मिलकर अपने मुल्क के अंदर क्या करना चाहते थे, जमहूरियत को लागू करना चाहते थे। तो बच्चों इसी तरह का एग्ज़ाम्पल आपकी बुक के अंदर नेपाल का दिया गया है। तो इससे मुतालिक जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि नेपाल से मुतालिक अवामी तहरीकों के बारे में इस चैप्टर में क्या बात बताई गई है। तो देखो बच्चों, नेपाल में जमहूरियत के लिए तहरीक शुरू की गई थी। तो देखो 2006 में नेपाल में पूरे ही मुल्क ने जमहूरियत को कायम करने के लिए तहरीक स्टार्ट की थी। याद रखोगे कि 2006 में नेपाल में पूरे ही मुल्क की आवाम ने जमहूरियत को कायम करने के लिए तहरीक शुरू की थी। नेपाल में जमहूरियत तीसरी लहर के मुल्कों में से थी। यहाँ जमहूरियत 1990 के दशक में कायम हुई थी। ये बात समझ में आई कि देखो बच्चों, जो जमहूरियत की स्टार्टिंग हुई थी, पहले तो लोग जमहूरियत के बारे में बच्चों नहीं जानते थे। तो 1918 के अंदर जमहूरियत की बहुत सारे देशों के अंदर लागू होने की शुरुआत हुई थी, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका वगैरह के अंदर। फिर बच्चों 1900 फिर दूसरे, ये पहली शुरुआत थी। दूसरी लहर किसे कहा जाता है जमहूरियत की बच्चों? द्वितीय यानी कि दूसरी आलमी जंग के दौरान जिन देशों के अंदर, यानी कि इस टाइम पर दूसरी आलमी जंग के बाद जिन देशों के अंदर बच्चों जमहूरियत लागू हुई थी तो उसे जमहूरियत की दूसरी लहर कहते हैं। और जमहूरियत की तीसरी लहर किसे कहा जाता है बच्चों? 1990 के दशक के अंदर, 1990 के दशक को। तो इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि नेपाल में जमहूरियत तीसरी लहर के मुल्कों में से थी। यहाँ जमहूरियत 1990 के अंदर कायम हुई थी। जमहूरियत आने के बावजूद भी बच्चों नेपाल का राजा यहाँ का प्रधान बना रहा था। मगर अब आवाम मुल्क में पूरी तरह से जमहूरियत लाना चाहती थी। समझ में आया कि 1990 में यहाँ पर जमहूरियत लागू तो हो गई थी, मगर ये बिल्कुल नामचारे की जमहूरियत थी क्योंकि यहाँ पर अभी भी राजा का शासन चलता था। राजा पूरे ही मुल्क का प्रधान बना हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ की जनता ने 2006 में पूरी तरीके से जमहूरियत को लागू करने के लिए अवामी तहरीक को शुरू कर दिया था। मगर अब आवाम मुल्क में पूरी तरह से जमहूरियत चाहती थी। 1990 तक यहाँ की आवाम राजा के प्रधान बने रहने पर राज़ी थी। कब तक? 1990 तक। पर जब बच्चों नेपाल के राजा के पूरे ख़ानदान को एक के बाद एक राजा समेत सबको कत्ल कर दिया गया तो यहाँ पर सभी लोग भड़क उठे और सभी लोग ये कहने लगे कि अब मुल्क के अंदर जमहूरियत लागू होनी चाहिए। तो बच्चों राजा वीरेंद्र के कत्ल के बाद इनके भाई ने हुकूमत संभाली और इनके भाई को ही राजा वीरेंद्र सिंह के पूरे ही ख़ानदान के कत्ल का कसूरवार कहा जाता है। मगर इसके अभी तक बच्चों कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो याद रहेगा कि जब राजा वीरेंद्र का पूरे ही ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया था तब इसके भाई ने हुकूमत संभाली थी, जिसका नाम क्या था? ज्ञानेंद्र था। तो 2005 के अंदर राजा ज्ञानेंद्र ने मुल्क के वज़ीर आज़म को बर्खास्त कर दिया और सरकार को भंग कर दिया। यानी कि देखो, जब राजा वीरेंद्र
का कत्ल हो गया तो इनके भाई ने क्या करा, हुकूमत संभाल ली। और हुकूमत संभालते ही इन्होंने क्या किया कि जमहूरियत को मुल्क से उखाड़ फेंका, यानी कि यहाँ की सरकार को ख़त्म कर दिया। तो क्या लिखोगे, 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने मुल्क के वज़ीर आज़म को बर्खास्त कर दिया और सरकार को भंग कर दिया, जिस वजह से बच्चों मुल्क में जमहूरियत के लिए अवामी तहरीक शुरू हो गई, यानी कि अवाम के ज़रिए तहरीक शुरू हो गई। ये तहरीक अवाम ने राजा के हाथों से हुकूमत की बागडोर लेकर हुकूमत को अवाम के हाथों में सौंपना था। ये तहरीक बच्चों क्यों शुरू की गई थी, इस वजह से शुरू की गई थी ताकि राजा की तानाशाही को ख़त्म कर दिया जाए और हुकूमत की बागडोर को अवाम के हाथों के अंदर सौंप दिया जाए, यानी कि देश के अंदर जमहूरियत को लागू कर दिया जाए। बच्चों नेपाल की पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ने, इस पार्टी का नाम क्या था, 7 पार्टी अलायंस था। तो इन्होंने क्या किया कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का ऐलान किया ताकि जमहूरियत, क्यों ऐलान किया इन्होंने बंद का, क्योंकि ये राजा के शासन को ख़त्म करके मुल्क के अंदर जमहूरियत लाना चाहते थे। याद रखोगे कि पार्लियामेंट की, यानी कि नेपाल की पार्लियामेंट की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था 7 पार्टी अलायंस। तो इस पार्टी ने क्या किया था, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का ऐलान किया था। और बच्चों इस बंद ने जल्द ही न ख़त्म होने वाले बंद की शक्ल ले ली थी, क्योंकि आवाम इस बंद को अब लागू रखना चाहती थी। क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि ये अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत को लाना चाहते थे, क्योंकि मुल्क की आवाम अब सिर्फ जमहूरियत को ही मुल्क में देखना चाहती थी। इसी वजह से जो 4 दिन का बंद किया गया था उसको अनियमित समय के लिए लागू कर दिया गया था। इस बड़ी तहरीक में ऐसे भी दबाव ग्रुप थे जो कि सरकार यानी हुकूमत के राजा के ख़िलाफ़ रहा करते थे। यानी कि बच्चों इसके अंदर, इस तहरीक के अंदर कैसे लोग शामिल थे, वो लोग भी शामिल थे जो कि राजा के ख़िलाफ़ थे, जैसे कि माओवादी संगठन। बच्चों माओवादी संगठन क्या है, ये दबाव ग्रुप चीन के नेता थे जिनका नाम माओ था, उनको माओवादी विचारधारा कहते हैं। याद रखोगे कि माओवादी संगठन किसे कहते हैं, चीन के एक नेता थे, तो उनके ज़रिए जो बातें थी उनकी बातों को मानने वाले लोगों को माओवादी विचारधारा वाले लोग कहते थे। तो बच्चों नेपाल के अंदर जमहूरियत लागू करने के अंदर माओवादी संगठन भी शामिल हुआ था और ये कम्युनिस्ट निज़ाम में यकीन रखते थे। याद रखोगे कि माओवादी संगठन के लोग कम्युनिस्ट निज़ाम में यकीन रखते थे। कम्युनिस्ट निज़ाम का मतलब क्या होता है बच्चों, कम्युनिस्ट निज़ाम के अंदर हुकूमत की बागडोर मज़दूरों और किसानों के हाथ में होती है, ये इस बात पर यकीन रखते थे। कम्युनिस्ट निज़ाम वाले यानी कि माओवादी विचारधारा वाले लोग, ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा यानी कि तशद्दुद लड़ाई झगड़े में भी यकीन रखते थे। मिसाल के तौर पर नक्सलवादी, जो नक्सलवादी हैं बच्चों अपनी बात मनवाने के लिए आम लोगों को भी कभी कभी मारते हैं। अब माओवादी संगठन बच्चों आतंकवादी संगठनों के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर मारकाट लड़ाई झगड़े, सिपाहियों को मारा वगैरह जाता है, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर भी नक्सलवाद और माओवाद का दबदबा है आसाम वगैरह की साइड में। तो बच्चों अब इनमें यानी कि बच्चों जितने भी ग्रुप थे, जितने भी संगठन थे, चाहे वो माओवादी हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे वो तालिब इल्मों की जमातें हो, चाहे वो किसान की जमातें हों, तो सभी ग्रुप एक जगह मुनज़्ज़म हो गए थे ताकि नेपाल के राजा को उसकी गद्दी से हटाकर मुल्क के अंदर जमहूरियत को लागू किया जा सके। बच्चों जब ये इतने सारे ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो गए तो ये तहरीक और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। यहाँ तक कि मौजूदा राजा ने कर्फ्यू लगा दिया, पर लोग कर्फ्यू तोड़कर बाहर आने लगे और जमहूरियत को लागू करने के लिए इकट्ठा होते रहे। 21 अप्रैल तक बच्चों इस तहरीक के अंदर 3 से 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। कर्फ्यू तोड़ कर सब बाहर आने लगे थे इस तहरीक को चलाने के लिए। यहाँ तक कि 1 लाख लोग रोज़ इसमें शामिल होने लगे और उन्होंने 24 अप्रैल को राजा को अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि आखिरी चेतावनी दे दी कि आपको अब हमारी बात माननी पड़ेगी वरना ये तहरीक और बंद और भी लंबा चलेगा। अब राजा पर ज़्यादा ज़ोर पड़ा तो उसने अधूरे मन से जमहूरियत को लागू करने की इजाज़त दे दी, यानी अब वे हुकूमत के प्रधान की शक्ल के अंदर रहना चाहता था। पर अवाम
इससे भी राज़ी नहीं हुई। और दबाव ग्रुप पूरी तरह से क्यों राज़ी नहीं हुई? क्योंकि दबाव ग्रुप अब अपने मुल्क में किसी प्रधान या किसी राजा को नहीं देखना चाहते थे, वे अवाम की हुकूमत को यानी कि जमहूरियत को देखना चाहते थे। याद रखोगे बच्चों कि जब राजा के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ा तो वो राज़ी हो गया आधी जमहूरियत को लागू करने के लिए, यानी कि वो प्रधान बना रहना चाहता था। पर अवाम इस बात के लिए राज़ी नहीं हुई क्योंकि अवाम पूरी तरह से अपने देश में जमहूरियत चाहती थी नेपाल में। इसके बाद बच्चों 24 अप्रैल को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया अवाम के ज़रिए। आखिरकार संसद बहाल हो गई। राजा तीनों मांगों को मानने को तैयार हो गया, यानी कि जब आखिरी अल्टीमेटम अवाम के ज़रिए राजा को दिया गया तो राजा पूरी तरह से मुल्क के अंदर जमहूरियत को लागू करने के लिए मान गया। एसपीए ने गिरजा प्रसाद नरायला को हुकूमत का वज़ीर आज़म चुना। एसपीए और माओवादियों के बीच हुकूमत को लेकर सुलह हो गई। 2008 में तानाशाही को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और 2015 में नेपाल में नए आइन को अपनाया गया। इस तरह से बच्चों ये अवामी तहरीक जमहूरियत कायम करने में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है। याद रखोगे कि 24 अप्रैल को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया। आखिरकार संसद बहाल कर दी गई। राजा तीनों मांगों को मानने को तैयार हो गया। एसपीए ने गिरजा प्रसाद को यानी कि 7 अलायंस पार्टी जो थी एसपीए, उस पार्टी ने गिरजा प्रसाद को हुकूमत का वज़ीर आज़म चुना। इसके बाद बच्चों पार्टी एसपीए और माओवादियों के बीच हुकूमत को लेकर सुलह हो गई। 2008 में तानाशाही को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। 2015 में नेपाल में नए आइन को लागू कर दिया गया। इस तरह बच्चों ये अवामी तहरीक थी, जमहूरियत कायम करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बन गई थी। अब बच्चों देखो, एक अवामी तहरीक पहले हमने किसके बारे में पढ़ी कि जमहूरियत के लिए चलाई गई थी। अब बच्चों इसी तरह से एक अवामी तहरीक बोलीविया में पानी के लिए चलाई गई थी। याद रखोगे कि बोलीविया में पानी के लिए अवामी तहरीक चलाई गई थी। तो बच्चों अवामी तहरीक सिर्फ जमहूरियत के क़याम के बाद ख़त्म नहीं हो जाती है। याद रखोगे कि जमहूरियत लागू होने के बाद अवामी तहरीकें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ये अपने मसलों को सुधारने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तहरीकें चला सकती है अवाम। तो बच्चों अवामी तहरीक सिर्फ जमहूरियत के क़याम के बाद ख़त्म नहीं हो जाती। बोलीविया में अवाम ने पानी के प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ एक अवामी तहरीक शुरू की थी। यानी कि बच्चों यहाँ की सरकार ने जो पानी की सप्लाई का बंदोबस्त था एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया था। तो बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब मुल्क है। वर्ल्ड बैंक यहाँ की हुकूमत पर नगर पालिका के ज़रिए पानी की फराहमी को अपने इख्तियार से बाहर करने का दबाव डाल रहा था। याद रखोगे कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ की हुकूमत पर क्या दबाव डाला कि ये नगर पालिका के ज़रिए जो पानी की फराहमी की जाती है नगर पालिका के हाथों से लेकर इसे मल्टीनेशनल कंपनी को सौंप दिया जाए। तो बच्चों इस वजह से जो पानी की कीमतें थी वो 1000 रुपये तक पहुंच गई थी। और बच्चों यहाँ के लोगों की जो कुल आमदनी थी वो सिर्फ कितनी थी 5000 रुपये थी। तो इसी वजह से लोगों के अंदर नाराज़गी पैदा हो गई कि हम 1000 रुपये सिर्फ पानी के लिए ही चुकाएंगे तो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा करेंगे। तो इसी बात की वजह से यहाँ पर तहरीक शुरू की गई थी कि दोबारा से जो पानी की फराहमी का निज़ाम है वो नगर पालिका को दे दिया जाए। शहर में एक 4 दिन की आम हड़ताल की गई। इससे सरकार बातचीत करने के लिए राज़ी हो गई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर बच्चों फरवरी में फिर से अवामी तहरीक शुरू की गई और इस बार सरकार ने इस अवामी तहरीक को दल बल के ज़रिए दबा दिया। फिर बच्चों अप्रैल में दोबारा से हड़ताल की गई। इस बार हुकूमत ने मार्शल लॉ यानी कि कर्फ्यू लगा दिया। अब अवाम की ताकत के आगे मल्टीनेशनल कंपनियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि अवाम ने हुकूमत को बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया था। ये मार्शल लॉ को भी नहीं मान रही थी। तो बच्चों इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। इससे मुतालिक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बच्चों जमहूरियत का और अवामी तहरीक का आपस के अंदर क्या रिलेशन है। देखो बच्चों
यानी जमहूरियत को बनाए रखने के लिए कौमी तहरीक कितनी ज़रूरी है। याद रखोगे कि जमहूरियत को बनाए रखने के लिए कौमी तहरीक कितनी ज़रूरी होती है। इस बात को हमने नेपाल वाले एग्ज़ाम्पल से समझा कि जमहूरियत को किस तरीके से अवाम ने जदोजहद करके लागू किया था। तो यहाँ पर आपको क्या समझाया गया है कि जमहूरियत और अवामी तहरीक में आपस में क्या रिश्ता है, यानी जमहूरियत को बनाए रखने के लिए कौमी तहरीक कितनी ज़रूरी होती है। नेपाल में कौमी तहरीक का मकसद जमहूरियत को कायम करना था। बोलीविया में अवामी तहरीक का मकसद क्या था बच्चों? अपनी बात मनवाना था। इन दोनों ही तहरीकों ने अवाम का एक बड़ा ग्रुप बनने पर मजबूर कर दिया था ताकि वे अवाम को इस्तेहसाल से बचा सकें। तो ये दोनों ही तहरीकें किसी भी मौजूदा हुकूमत की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थी। बोलीविया के अंदर भी सरकार को मजबूर होना पड़ा था बच्चों, और नेपाल के अंदर भी। और मैंने अभी आपको अपने हिंदुस्तान का एग्जाम्पल भी दिया था किसानों वाला। यहाँ पर भी सरकार को, हुकूमत को मजबूर होना पड़ा था। तो जमहूरियत इसी तरीके से बच्चों देखो, एक और एग्जाम्पल है 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प बोर्ड लिमिटेड कंपनी बनाई। याद रखोगे कि 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प बोर्ड लिमिटेड कंपनी बनाई। इस कंपनी को तकरीबन 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए मुफ्त में दे दी गई। इसमें ज़्यादातर ज़मीन वो ज़मीन थी जिस पर किसान अपने जानवरों को चराया करते थे। तो बच्चों, इस ज़मीन पर कंपनी ने यूकलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। इन पेड़ों की लुगदी बनाकर बच्चों कागज़ बनाया जाता था। मगर ये जो पेड़ थे आम लोगों के किसी काम के नहीं थे, क्योंकि इन ज़मीनों के ऊपर तो आम किसान अपनी भेड़ बकरियां वगैरह पशु चराया करते थे। तो इसी वजह से 1987 में केतको और हिचको यानी कि तोड़ो और रोको तहरीक शुरू कर दी गई। कब शुरू की गई? 1987 के अंदर। कंपनी को कब बनाया गया था? 1984 में। और तहरीक कब शुरू की गई? 1987 में तोड़ो और रोको तहरीक शुरू की गई। लोगों ने क्या किया कि बच्चों, यूकलिप्टस के जो पेड़ थे उन्हें तोड़ दिया और वो पेड़ लगाने शुरू कर दिए जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद थे। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसका मंसूबा भी धरा का धरा रह गया। तो बच्चों, ये पूरी की पूरी जो वाक़या है किस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार को अपना कोई भी मंसूबा बनाने के लिए पहले लोगों की रज़ामंदी चाहिए होती है। अगर लोग रज़ामंद नहीं होते हैं तो सरकार को अपने बड़े से बड़े मंसूबे के अंदर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर किया गया कि लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और अपने फ़ायदे वाली जो पेड़ पौधे थे उनको लगाने शुरू कर दिया। तो इसी वजह से बच्चों, सरकार को हमेशा वो पॉलिसियाँ बनानी पड़ती हैं जिनसे कि आवाम नाराज़ ना हो। अब बच्चों, अगला टॉपिक है कि एकजुटता और ग्रुपों की क्या अहमियत है। तो देखो बच्चों, नेपाल में जो बंद किया गया था इसकी शुरुआत 2 ग्रुपों ने मिलकर की थी। एक तो एसपीए और दूसरे माओवादी पार्टी, जो कि जमहूरियत में यकीन नहीं रखती थी, मगर फिर भी ये जमहूरियत लागू करने के लिए दूसरे ग्रुप के साथ मिल गई, जिसकी वजह से देश के अंदर जमहूरियत लागू हो गई। यानी कि इन दोनों ही पार्टियों ने आपस में एकजुट होकर देश में जमहूरियत लाने की सफल कोशिश की थी। ये पार्टी नेपाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, यानी आवाम के फ़ायदे के लिए ये ग्रुप साथ मिल गए थे जो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे। यानी इस एक अवामी तहरीक में सभी ग्रुपों ने मिलकर हिस्सा लिया था, सभी एक साथ इकट्ठे हो गए थे, एकजुट हो गए थे। इसी तरह बच्चों, बोलीविया में फेडेकोर नाम के ग्रुप ने अवामी तहरीक चलाई थी। बोलीविया में कौन से ग्रुप ने अवामी तहरीक चलाई थी? फेडेकोर नाम के ग्रुप ने चलाई थी। और इस दबाव ग्रुप के अंदर इंजीनियर और कुदरती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ग्रुप और आम लोग शामिल थे, यानी कि सभी तरह के इस ग्रुप के अंदर लोग शामिल थे। तो 2006 में सोशलिस्ट पार्टी की मदद भी मिली थी, जिसकी वजह से हुकूमत को झुकना पड़ा था, क्योंकि सभी दबाव ग्रुप एक साथ इकट्ठे हो गए थे और सभी दबाव ग्रुपों के बच्चों एक साथ इकट्ठे खड़ा होने की वजह से हुकूमत मजबूर हो जाती है और उसे आवाम की मांगों को मानना पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ से मैंने देखो चैप्टर से मुतालिक जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे पूरी ही कहानी आपको अच्छे से समझा दी है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझते हैं। पहला सवाल है टेक्स्ट बुक का, ध्यान से समझेंगे।
किस तरह दबाव ग्रुप और तहरीकें सियासत के ऊपर नज़रअंदाज होने की कोशिश करती हैं। समझ में आया बच्चों कि दबाव ग्रुप क्या होते हैं? अभी मैंने आपको समझाया था कि वो सभी ग्रुप जो कि अपनी बात को मनवाने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार को मजबूर कर देते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं, ये दबाव ग्रुप होते हैं। तो दबाव ग्रुप और तहरीकें किस तरह पॉलिटिक्स पर नज़रअंदाज होती हैं, यानी कि पॉलिटिक्स को, सियासत को किस तरह से मुतासिर करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो किस तरह से लिखोगे कि दबाव ग्रुप और तहरीकें सियासत को मंदरजा झेल तरीके से मुतासिर करती हैं। दबाव ग्रुप और तहरीकें अपने मकसद के लिए लोगों की हिमायत हासिल करना चाहती हैं। याद रखोगे कि दबाव ग्रुप और तहरीकें अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले लोगों की हिमायत हासिल करना चाहती हैं। इसके लिए वो कभी अवामी तरसील के ज़राए के ज़रिए लोगों का ध्यान किसी मुद्दे की जानिब ले जाती हैं। याद रखोगे कि इसके लिए वो क्या करते हैं कि किसी ऐसे मंच के ज़रिए, जिस मंच के ज़रिए, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर लोगों को अपनी बात अलग अलग लोगों के ज़रिए बताकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि ये लोगों की हिमायत हासिल कर सकें। याद रखोगे कि दबाव ग्रुप और तहरीकों का पहला मकसद क्या होता है? लोगों की हिमायत हासिल करना होता है। इसके लिए ये क्या करते हैं? अवामी तरसील के किसी भी ज़राए के ज़रिए, यानी कि सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि बच्चों, जो दबाव ग्रुप होते हैं, दबाव ग्रुप या पार्टी सियासत में बिलावास्ता तरीके से शामिल नहीं होते हैं, यानी कि सियासत में डायरेक्ट रूप में शामिल नहीं होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर होते हैं। जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे देते हैं तो ये सियासत में इस तरह से उनका साथ देकर शामिल हो जाते हैं। तो क्या लिखोगे कि दबाव ग्रुप या पार्टी सियासत में बिलावास्ता यानी कि डायरेक्ट तरीके से शामिल नहीं होते हैं। कुछ तंजीमों और तहरीकी ग्रुपों का कायम सियासी पार्टियों के साथ ही अमल में आता है, यानी कि सियासी पार्टियों के साथ साथ ही दबाव ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि इनके कुछ मुद्दों पर तंजीमों और सियासी पार्टियों की एक जैसी राय होती है। याद रखोगे कि सियासी पार्टियों की और कुछ तंजीमों की कुछ मुद्दों को लेकर एक जैसी बात होती है, तो इसी वजह से ये किसी भी जैसे कि जब कोई पार्टी बनती है तो उसी के साथ इनका भी वजूद बन जाता है दबाव ग्रुपों का। कभी कभी ये तंजीमें या दबाव ग्रुप कुछ बरअक्स मुद्दे उठाते हैं ताकि सियासत मुतासिर हो सके। याद रखोगे कि कभी कभी ये तंजीमें या दबाव ग्रुप कुछ अलग ऐसे मुद्दे भी उठाती हैं जिनका लेना देना सियासी पार्टियों से नहीं होता है। इसका मकसद क्या होता है? ताकि ये सियासत को मुतासिर कर सकें। तीनों पॉइंट्स बच्चों याद रहेंगे कि दबाव ग्रुप का सबसे पहला काम आवाम की हिमायत करना होता है। दबाव ग्रुप बच्चों कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर डायरेक्ट तौर में शामिल नहीं होते हैं। ये किसी सियासी पार्टी के पीछे पिछलग्गू होते हैं, क्योंकि उस सियासी पार्टी का और इस दबाव ग्रुप का जो मकसद होता है वो कभी कभी एक जैसा होता है। इसके अलावा बच्चों, ये जो दबाव ग्रुप होते हैं ये कभी कभी सियासी पार्टियों के बरअक्स भी मुद्दे उठाते हैं ताकि ये सियासत को मुतासिर कर सकें। अगला सवाल है, दबाव ग्रुप और सियासी जमातों के माबैन ताल्लुक़ को बयान करना है। तो देखो बच्चों, दबाव ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टियों में आपस में गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इनके अराकीन वुज़रा यानी कि मेंबर्स से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। याद रखोगे कि जो दबाव ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो वुज़रा यानी कि एमएलए से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं ताकि इन एमएलएस के ज़रिए ये अपने मकासद को पूरा कर सके। वे हुकूमत की पॉलिसियों को अपने हक में करवाने की कोशिश करते हैं दबाव ग्रुप, और इनका वुज़रा से बेहतर राब्ता होता है, यानी कि एमएलए से इनकी अच्छी साठगांठ होती है। तो ये लोग हुकूमत की पॉलिसियों को भी तब्दील कराने की सलाहियत रखते हैं। याद रखोगे कि दबाव ग्रुप बच्चों सियासी पार्टियों से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। दबाव ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टियों के एमएलए से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो ये इन्हीं ताल्लुकातों की बिना पर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वे सरकार की पॉलिसियों को अपने हक के अंदर तब्दील करवा सकें दबाव ग्रुप।
इसके अलावा बच्चों इंतखाबात यानी कि चुनाव के दौरान भी दबाव ग्रुप पार्टियों के उम्मीदवारों को माशी मदद देते हैं। याद रखोगे कि चुनाव के दौरान जो दबाव ग्रुप होते हैं वो पैसों से संबंधित बहुत सारी मदद करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ताकि पॉलिटिकल पार्टियों के कामयाब होने के बाद ये पार्टियां दबाव ग्रुप के हक़ में कानून बनाएं। क्यों मदद करते हैं बच्चों दबाव ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी की? ताकि पॉलिटिकल पार्टी पहले जीत हासिल करने और फिर जीत हासिल करने के बाद दबाव ग्रुप के हक़ के अंदर कानून बनाएं और उनके मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ करें। ये लोग वुज़रा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मुज़ाहिरे रैलियों का भी एहतमाम करते हैं। याद रखोगे कि दबाव ग्रुप वुज़रा एमएलए तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? मुज़ाहिरे करते हैं, रैलियां करते हैं, ताकि वुज़राओं तक इनकी जो बातें हैं, मांगे हैं, वो पहुंच सकें। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। दबाव ग्रुप के ज़रिए की गई सरगर्मियाँ जमहूरी हुकूमत के फ़र्ज़ की अदायगी में क्यों कर मुफीद हैं? कि सम क्वेश्चन का मतलब समझ में आया बच्चों कि दबाव ग्रुप के ज़रिए जो काम किए जाते हैं वो किस तरीके से जमहूरी सरकार के लिए, जमहूरी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि बच्चों दबाव ग्रुप के ज़रिए जो सरगर्मियाँ की जाती हैं वो सारे ही काम जमहूरियत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। क्यों फ़ायदेमंद होते हैं? क्योंकि इनके ज़रिए हर एक फ़र्द को जमहूरियत में शामिल होने का मौका हासिल होता है। इन्हीं के ज़रिए हुकूमत की इन्हीं को दबाव ग्रुप के ज़रिए हुकूमत से मुतालिक बच्चों मालूमात हासिल होती है। ये हुकूमत की बातों को उजागर करते हैं। तो बच्चों देखो, जो जमहूरी हुकूमत होती है वो क्या होती है? अवाम की हुकूमत होती है और दबाव ग्रुप के अंदर अवाम ही शामिल होती है। तो बच्चों दबाव ग्रुप के ज़रिए से ही अवाम की जो ख्वाहिशात होती हैं वो और मुतालबात होते हैं वो हुकूमत के सामने पेश किए जाते हैं। और जो जमहूरी हुकूमत होती है वो अवाम के मुफादात का ख्याल रखती है। तो कैसे लिखोगे कि दबाव ग्रुप की सरगर्मियाँ एक जमहूरी हुकूमत के कामकाज में फ़ायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि इनके ज़रिए हर एक फ़र्द को जमहूरियत में काम करने का मौका हासिल होता है। इन्हीं के ज़रिए हुकूमत को मालूमात हासिल होती है कि लोगों के मुतालबात क्या हैं, यानी कि दबाव ग्रुप के ज़रिए ही हुकूमत को क्या पता चलता है कि हमारी जनता हमसे क्या चाहती है। इनके मुफादात के मुताबिक हुकूमत पॉलिसियाँ बनाती है, क्योंकि जमहूरी हुकूमत अवाम की हुकूमत होती है। इसलिए दबाव ग्रुप की वजह से हुकूमत को अवाम की ख्वाहिशात और उनके मुतालबात के बारे में मालूमात हासिल होती है। जमहूरी हुकूमत बच्चों अवाम के मुफादात का ख्याल रखती है। याद रखोगे कि दबाव ग्रुप के ज़रिए ही हुकूमत को पता चलता है कि असल में हमारे देश की जनता की क्या मांग है, क्योंकि मफाद ग्रुप अपनी बातों को मुज़ाहिरों, रैलियों और तहरीकों के ज़रिए मंच पर लेकर आती है, जिससे कि सरकार को लोगों के मुतालबात, ख्वाहिशात के बारे में पता चलता है। आगे लिखोगे कि जमहूरी ममालिक में तंजीम बनाने की मुकम्मल आज़ादी होती है। सभी बच्चे जानते होंगे कि जो जमहूरी मुल्क हैं उनमें तंजीम बनाने की मुकम्मल आज़ादी होती है। ऐसे ममालिक में सियासी पार्टियां और दबाव ग्रुप या फिर मुफाद परस्त ग्रुप आम तौर पर होते हैं। याद रखोगे कि जमहूरी मुल्कों में कौन कौन से ग्रुप होते हैं? एक तो सियासी पार्टियां होती हैं, दबाव ग्रुप होते हैं और मुफाद पसंद ग्रुप होते हैं। मुफाद परस्त ग्रुपों के पास कोई सियासी इख्तियारात नहीं होता है और ना ही इनका मकसद इक़्तिदार यानी कि सत्ता पर कब्ज़ा करना होता है। दो सियासी पार्टियों और इंतज़ामी अफसरान को इस तरह मुतासिर करते हैं कि इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। याद रखोगे कि ये सियासी पार्टियों को और इंतज़ामी अफसरान को इस तरीके से मुतासिर करते हैं कि इनके जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये ग्रुप गलत कानून बनने पर अदालत का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इंतखाबात में अपने मुफाद वाली पार्टी को ताउन देकर जीत भी दिलवा सकते हैं। याद रखोगे कि ये ग्रुप क्या कर सकते हैं? गलत कानून बनने पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इंतखाबात यानी कि चुनाव में अपने मुफाद वाली पार्टी को ताउन भी दे सकते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे। मुफाद पसंद और दबाव डालने वाली जमातें क्या होती हैं? तो देखो बच्चों, इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज में यकसा यानी कि एक जैसे मुफादात वाले लोगों के साथ ताउन करता है, यानी कि तालमेल करता है।
और इस ताउन के नतीजे में क्या होता है कि समाज में कई किस्म की जमातें उभर कर सामने आती हैं, जैसे कि उस्ताद और तालिब इल्म की जमातें, दुकानदार और मज़दूर वगैरह की। तो बच्चों, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के मुख्तलिफ़ मकासद होते हैं, और जिन लोगों के मकासद एक जैसे होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिनके मकासद और मुफादात अलग होते हैं वो अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? मुफाद पसंद जमातें कहते हैं। अब बच्चों, समाज में मुख्तलिफ़ किस्म की मुफाद पसंद जमातें होती हैं। ये जमातें लोगों की ऐसी तंजीम होती है जिनके मुफादात एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर ताजिरों की जमात, किसान और उस्ताद की यूनियन वगैरह मुफाद पसंद ग्रुप अपने मुफादात के हसूल के लिए अपने मुफादात को हासिल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हैं। दबाव पसंद जमातें खिदमतगार इदारे होते हैं। याद रखोगे कि जो दबाव पसंद जमातें होती हैं वो खिदमत देने वाले इदारे होते हैं जो कि समाज का सुधार चाहते हैं, जो समाज के किसी ख़ास तबके या तबकात को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं। दबाव ग्रुप मुफाद पसंद ग्रुप सियासी जमातों से मुख्तलिफ होते हैं। याद रखोगे कि बच्चों, दबाव ग्रुप की जमातें खिदमतगार इदारे होते हैं जो समाज के किसी ख़ास तबके या तबकात को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं। इसी तरह से जो मुफाद पसंद ग्रुप होते हैं ये सियासी जमातों से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि इनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं होता है बल्कि अपने मुफाद को सरकार के ज़रिए पूरा करना होता है। अगला सवाल है, दबाव ग्रुप और सियासी जमात के अंदर क्या फ़र्क है बच्चों? तो देखो, दबाव ग्रुप सियासत में बिलवास्ता तरीके से और सियासी पार्टी सियासत में बिलवास्ता तरीके से हिस्सा लेते हैं। याद रखोगे कि दबाव ग्रुप सियासत में बिला वास्ता यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से, और सियासी पार्टियां सियासत में बिलवास्ता यानी कि डायरेक्ट तरीके से हिस्सा लेती हैं। सियासी पार्टियां इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं, जबकि दबाव ग्रुप का ऐसा कोई मकसद नहीं होता है, ये अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। याद रखोगे कि सियासी पार्टियों का मकसद सत्ता हासिल करना होता है और दबाव ग्रुप का मकसद अपनी मांग को पूरा करवाना होता है हुकूमत के ज़रिए से। ऐसी तंजीमें समाजी तबकों जैसे मज़दूर, मुलाज़मीन, उस्ताज़ा और वकला के मफादात को फ़रोग़ देने की सरगर्मियों को बेड़ा उठाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी ग्रुप्स को सेक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन सी खासियत सियासी पार्टी और दबाव वाली जमात में फ़र्क वाज़ा करती है? तो बच्चों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दबाव ग्रुप इक़्तिदार हासिल करना नहीं चाहते हैं, जबकि सियासी पार्टियां चाहती हैं। अब बच्चों, अगला सवाल है मैचिंग का। तो ये ऑलरेडी मैंने फिल की हुई है, पढ़कर बताती हूँ। ऐसी तंजीमें जो किसी मखसूस तबके या ग्रुप के मुफादात को फ़रोग़ देने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी तंजीमें तबकाई मुफादी जमातें कहलाती हैं। ऐसी तंजीमें जो आम मुफाद को फ़रोग़ देने की कोशिश करती हैं तो अवामी मकामी जमातें कहलाती हैं, क्योंकि ये अवाम के मुफादात को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश जो किसी तंजीम के साथ या बग़ैर किसी समाजी मसले के लिए शुरू की गई हो, हल के लिए शुरू की गई हो, तो ये है तहरीक। याद रखोगे कि ऐसी कोशिश जो किसी तंजीम के साथ या बग़ैर किसी समाजी मसले के हल के लिए शुरू की गई हो तो ये तहरीक कहलाती है। ऐसी तंजीमें जो सियासी इक़्तिदार के हसूल के लिए तनाज़िर में लोगों को आमदा करती है, तो ये सियासी जमातें होती हैं, क्योंकि ये सियासी इक़्तिदार सत्ता हासिल करना चाहती हैं। तो ऐसी तंजीमें क्या होती हैं? सियासी जमातें होती हैं। अगले सवाल में भी आपको मैचिंग करनी है और इस मैचिंग के 4 आंसर दिए गए हैं। जो आंसर परफेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। तो पहले मैचिंग करेंगे, फिर यहाँ से चूज़ करेंगे। तो बच्चों, दबाव ग्रुप क्या होता है? दबाव ग्रुप है अंजुमन खाद डीलर। ये क्या है? एक दबाव ग्रुप है, ऐसी अंजुमन जो कि खाद डीलर्स के ज़रिए बनाई गई। तवील मुद्दती तहरीक क्या है? तहरीक निस्वा है। एक मसला तहरीक क्या है? मसला किस चीज़ का था? नर्मदा बचाओ तहरीक है ये। सियासी जमात का नाम क्या है? असम गण परिषद।
तो यहाँ पर जो ए वाला आंसर है इन चारों में से, सबसे पहले का आंसर देखो, पहले वाले का आंसर है डी, फिर दूसरे का आंसर है सी, फिर तीसरे का आंसर है ए, और फिर चौथे वाले का आंसर है बी। तो ये जो मैचिंग के जो आंसर हैं इस पहले वाले ऑप्शन से मैच किए हैं, तो इसका आंसर होगा ए। अगला सवाल है, दबाव ग्रुप और जमातों की बाबत दर्ज झेल पर गौर करना है। तो देखो बच्चों, दबाव ग्रुप मखसूस समाजी तबकों के नुक्ते नज़र और मुफादात का मुनज़्ज़म इजहार है। दबाव ग्रुप सियासी बहस और मसाइल पर फैसले लेते हैं। तमाम दबाव ग्रुप सियासी जमातें हैं, बिल्कुल गलत है। तो मज़कूरा बाला बयानात में से कौन सा सही है? तो बच्चों ए और बी दोनों ही सही हैं कि दबाव ग्रुप मखसूस समाजी तबकों के नुक्ता नज़र और मुफादात का मुनज़्ज़म इजहार करना होता है। दबाव ग्रुप सियासी बहस या मसले पर फैसले लेते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे, दबाव ग्रुप किसे कहते हैं? तो मैंने अभी सभी बच्चों को बताया था कि लोगों का ऐसा मुनज़्ज़म ग्रुप जो किसी मकसद को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालता है और हुकूमत की पॉलिसियों को चेंज करने की कोशिश करवाता है सरकार के ज़रिए से, तो ऐसा ग्रुप दबाव ग्रुप कहलाता है। दबाव डालने के लिए ये मुजाहिरों, तहरीकों और हड़तालों वगैरह का सहारा लेता है। अब बच्चों, मुफाद पसंद ग्रुप क्या है? इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज के अंदर एक जैसे मुफादात के लोगों के साथ ताउन करता है। जब एक जैसे मुफादात के लोग साथ मिल जाते हैं, इसके नतीजे में कई किस्म के ग्रुप बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर उस्ताद और तालिब इल्म का ग्रुप, दुकानदार और मज़दूर का, इसी तरह से किसान और मज़दूरों का ग्रुप। क्योंकि इन सभी के मुफादात आपस में एक जैसे होते हैं, इसलिए जो एक जैसे मुफादात के लोग होते हैं, एक जैसे मकसद को हासिल करना चाहते हैं, तो उनका ग्रुप बन जाता है। तो इसको मुफाद पसंद ग्रुप कहते हैं। अगला सवाल है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुफाद पसंद जमातों के बारे में मुख्तसर तौर पर बताना है। तो देखो बच्चों, समाज में मुख्तलिफ़ किस्म के मुफाद पसंद जमातें होती हैं। ये जमातें लोगों की ऐसी तंजीम होती हैं जिनके मुफादात एक जैसे होते हैं। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुफाद पसंद जमातों के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों, समाज में मुख्तलिफ़ किस्म के मुफाद पसंद जमातें होती हैं, यानी कि अलग अलग तरह की मुफाद पसंद जमातें समाज में होती हैं। और ये जो जमातें होती हैं, लोगों की ऐसी तंजीम, ऐसा ग्रुप होता है जिनके मुफादात एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर ताजिरों की जमात, किसानों की जमात, उस्तादों की यूनियन वगैरह। ये मुफाद पसंद ग्रुप अपने मुफादात को हासिल करने के लिए, हसूल के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव बनाते हैं। दबाव पसंद जमातें खिदमतगार इदारे होते हैं जो समाज के किसी ख़ास तबके या तबकात को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं। और मुफाद पसंद ग्रुप सियासी जमातों से मुख्तलिफ होते हैं। याद रखोगे कि मुफाद पसंद जो ग्रुप होते हैं सियासी जमातों से अलग होते हैं, क्योंकि इनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं होता है। इनका मकसद लोगों का, आवाम का, जनता का फ़ायदा होता है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में पाई जाने वाली कुछ दबाव डालने वाली जमातों के नाम बताने हैं। तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की दबाव ग्रुप पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे ताजिर का ग्रुप, किसान यूनियन, मजहबी ग्रुप, ज़ात पात और इलाकियत पर मुबनी ग्रुप। तो सबसे पहला है तिजारती ग्रुप के अंदर जो नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, FICCI। याद रखोगे, तिजारती ग्रुप का नाम क्या है हिंदुस्तान का? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। किसान यूनियन में महेंद्र सिंह टिकैत की किसान यूनियन, जैसा कि अभी मैंने पंजाब वाला एग्जाम्पल दिया था, ये इन्हीं के पिताजी हैं, महेंद्र सिंह टिकैत सिंह के पिता हैं। मजदूर तंजीमों में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कांग्रेस वगैरह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखोगे कि तिजारती ग्रुप में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, किसान यूनियन में महेंद्र सिंह टिकैत, मजदूर तंजीमों में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कांग्रेस वगैरह।
ये सभी क्या हैं? दबाव डालने वाले ग्रुप हैं हिंदुस्तान के दो मुफाद परस्त जो जमातों के नाम बताने हैं। तो बच्चों, जब यकसा यानी कि एक जैसे मुफादात वाले लोग एक जगह मुनस्सिम होकर अपने मुफादात को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो ये तंजीम मुफाद परस्त तंजीम या जमात कहलाती है, जैसे कि आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन वगैरह। याद रखोगे कि हिंदुस्तान के दो मुफाद परस्त जमातों के नाम। तो बच्चों, जब यकसा मुफादात वाले लोग मुनस्सिम होकर अपने मुफादात को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं तो ये मुफाद परस्त तंजीमें या जमातें कहलाती हैं, जैसे कि आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन वगैरह। अगला सवाल है, मुफाद पसंद ग्रुप या जमात का ख़ास काम क्या होता है? तो इसका ख़ास काम समाजी, माशी, सकाफ़ती या तालीमी मुफाद से मुताल्लिक़ होता है। याद रखोगे कि इसका ख़ास काम समाजी, माशी, सकाफ़ती या तालीमी मुफाद से मुताल्लिक़ होता है। कोई दो दबाव ग्रुपों के नाम बताने हैं, तो मज़दूर यूनियन और किसान यूनियन। याद रखोगे, दो दबाव ग्रुपों के नाम मज़दूर यूनियन, किसान यूनियन। दबाव ग्रुप के दो कोई ख़ास काम बताने हैं, तो दबाव ग्रुप अपने से मुताल्लिक़ सियासी पार्टियों की इंतखाबात में मदद करती है जीतने में। याद रखोगे कि दबाव ग्रुप अपने से जो मुताल्लिक़ इनसे मुताल्लिक़ जो भी सियासी पार्टी होती है उसकी इंतखाबात में माशी तौर पर मदद करती है। राय आमा यानी कि लोगों की तश्कील में दबाव ग्रुप अहम किरदार अदा करते हैं, यानी कि लोगों को एकजुट करने के अंदर। उस तंजीम का नाम बताएं जिसने बोलिविया में पानी के निजीकारी के लिए जदोजहद की थी, तो इसका नाम है फेडेकोर। याद रखोगे कि पानी के प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी वो बोलिविया में किस तंजीम के ज़रिए उठाई थी? तो इस तंजीम का नाम है फेडेकोर, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको समझाया था पूरा मुद्दा। अगला सवाल है, नेपाल के ताल्लुक़ से एसपीए का पूरा नाम बताना है। तो एसपीए का पूरा नाम है सेवन पार्टीज़ ग्रुप या अलाइंस। यहाँ पे अलाइंस कर देंगे इसको। आसाम की दो तलबा तहरीक के नतीजे में पैदा होने वाले ग्रुपों का नाम, तो ये है असम गण परिषद। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। याद रखोगे कि असम की दो तलबा तहरीकों के नतीजे के अंदर दो ग्रुप बने थे, उसका नाम क्या था? असम गण परिषद। अगला सवाल है, सियासत में समाजी तहरीकों का किरदार वसी क्यों हो गया है? याद रखोगे कि सियासत यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर जो समाजी तहरीकें हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा बड़ा और वसी क्यों हो गया है? तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। समाजी तहरीकों के ज़रिए समाजी निज़ाम में तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। याद रखोगे, समाजी तहरीकों के ज़रिए समाजी निज़ाम में तब्दीलियाँ लाई जाती हैं या फिर नए निज़ाम को कायम किया जाता है। समाजी बुराइयों को भी ख़त्म किया जाता है समाजी तहरीकों के ज़रिए। समाजी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के ज़रिए कानून बनाए जाते हैं। यही वजह है कि सियासत में समाजी तहरीकों का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ तहरीक, किसी ख़ास फ़िरके की तहरीक, तरक्की और समाजी तब्दीलियों से मुताल्लिक़ तहरीकों का किरदार सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। याद रखोगे कि समाजी तहरीकों के ज़रिए समाज में मौजूदा निज़ाम के अंदर जो बुराइयां होती हैं उन्हें ख़त्म करना होता है, उनमें तब्दीलियां लानी होती है। समाजी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के ज़रिए कानून बनाए जाते हैं। इसी वजह से बच्चों, सियासत के अंदर समाजी तहरीकों का किरदार लगातार वसी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ तहरीक, किसी ख़ास फ़िरके की तहरीक, तरक्की और समाजी तब्दीलियों से मुताल्लिक़ तहरीकों का जो किरदार है सियासत में अपना रोल लगातार बढ़ाता जा रहा है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में कौमी सतह के ऊपर जो मज़दूर यूनियन हैं उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। याद रखोगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है? हिंदुस्तान में कौमी सतह पर मज़दूर यूनियन का नाम है। दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तीसरा है हिंद मज़दूर यूनियन। चौथा है सेंट्रल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये चारों ही क्या हैं बच्चों? हिंदुस्तान में कौमी सतह पर मज़दूर यूनियनों के नाम हैं।
अगला सवाल है, हिंदुस्तान में 2 ऐसी मुफाद पसंद जमातों का नाम बताना है जो कि मज़हब की बिना पर बनी हुई हों। तो देखो बच्चों, जब यकसा मुफादात के लोग मुनस्सिम होकर अपने मुफादात को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो ऐसी तंजीम मुफाद पसंद तंजीम कहलाती है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की मुफाद पसंद तंजीमें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान में मज़हब पर मुबनी मुफाद परस्त जमातें भी हैं, जैसे कि आर्य समाज। ये मुफाद पसंद समाज पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। ये जमात लोगों को मज़हब की खसूसियात के बारे में बेदार करती है, अवेयरनेस लेकर आती है आर्य समाज। ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद, ये जमात भी हिंदुओं की मजहबी जमात है जिसका दायरा पूरी दुनिया में है। ये हिंदू रस्म व रिवाज और सनातन धर्म के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करती है। अगला सवाल है, सियासी जमात और दबाव वाली जमात में फ़र्क बताना है। तो देखो बच्चों, सियासी जमात का पहला मकसद इक़्तिदार यानी कि सत्ता हासिल करना होता है, जबकि दबाव वाली जमात का जो मकसद होता है, दबाव के ज़रिए हुकूमत को मजबूर कर कर पॉलिसियों को चेंज करवाना होता है, अपने हक़ में करवाना होता है। तो कैसे लिखोगे? सियासी जमातें और दबाव डालने वाली जमातों में मंदरजा झेल फ़र्क है। सियासी जमातों का दायरा दबाव डालने वाली जमातों के मुकाबले में ज़्यादा वसी और बड़ा होता है। दबाव डालने वाली जमातों का दायरा सियासी जमातों के मुकाबले में महदूद होता है। दबाव डालने वाली जमातें सिर्फ अवामी पॉलिसियों को अपने हक़ में करवाना चाहती हैं, जबकि सियासी जमातें इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेना चाहती हैं। ये सियासी जमातों में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती हैं दबाव जमातें। दबाव डालने वाली जमातें सियासी जमातों की तरह बेशुमार ज़राए का भी इस्तेमाल नहीं करती हैं। बस ये लोगों को एक जगह मुनज़्ज़म कर कर मुज़ाहिरे करती हैं और सरकार को अपनी मांग को मानने के लिए मजबूर करती हैं। अगला सवाल है, तिजारती ग्रुप क्या होते हैं? तो बच्चों, तिजारती जमातों का क़याम आज़ादी के हसूल से पहले ही हो गया था। याद रखोगे कि तिजारती जमातें जो थीं वो आज़ादी हासिल करने से पहले ही बना ली गई थी। मौजूदा दौर में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडियन इंडस्ट्रीज़ निजी मलकियत की बाअसर तंजीम है। इसका क़याम 1920 में अमल में आया था। ये यूनियन हुकूमत की मालियाती पॉलिसियों को मुतासिर करती है। जिन ममालिक में मिली जुली मईशत होती है वहाँ तिजारती जमातें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। याद रखोगे कि जिन मुल्कों की जो अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित होती है, मिली जुली मईशत होती है, वहाँ पर ये तिजारती जमातें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अगला सवाल है, मुफाद पसंद जमात और दबाव डालने वाली जमात में फ़र्क बताना है। तो मुफाद पसंद ग्रुप का सियासत से बराह रास्त सीधा ताल्लुक़ नहीं होता है, जबकि दबाव डालने वाले ग्रुप सियासत और सियासी पार्टियों से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं। याद रखोगे कि मुफाद पसंद ग्रुप सिर्फ अपने मुफादात को देखते हैं और जो दबाव डालने वाले ग्रुप होते हैं इनका सियासत से, उनके पार्टियों के MLA से गहरा ताल्लुक़ होता है। दोनों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। मुफाद पसंद ग्रुप अपने मुफादात को हासिल करने के लिए जो तरीक़े अपनाए जाते हैं, जबकि दबाव डालने वाले ग्रुप दबाव डालने वाले हरबे इस्तेमाल करते हैं। याद रखोगे कि दोनों ग्रुपों का तरीक़ा अपनी मांगों को मनवाने का अलग होता है। मुफाद पसंद ग्रुप अपने मुफादात की तकमील के लिए, उनको हासिल करने के लिए हसूली के तरीक़े अपनाते हैं, हासिल करने वाले तरीक़े अपनाते हैं, और दबाव डालने वाले ग्रुप दबाव डालकर अपनी मांग को पूरा करवाना चाहते हैं। मुफाद पसंद ग्रुप अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामिया पर किसी किस्म का दबाव डालने की पोजीशन में नहीं होते हैं, जबकि दबाव ग्रुप सरकार के ऊपर दबाव डालने की पोजीशन रखते हैं। अगला सवाल है, दबाव डालने वाले ग्रुप अपने असरात को, अपनी पावर को बनाए रखने के लिए किन किन ज़रियों का इस्तेमाल करते हैं? तो दबाव ग्रुप अपने दबाव को बनाए रखने के लिए मंदरजा झेल तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चुनाव की मुहिम में अपने ताउन को दिखाकर पेश करते हैं, MLA से और इंतज़ामिया को दबाव में रखते हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं, इनकी माशी मदद करते हैं, MLA को तालिब इल्म और स्टूडेंट्स वगैरह की भी मदद करते हैं, मुख्तलिफ़ कामों के लिए चंदा देते हैं, माशी मदद करते हैं, अखबारात को अपने मवाफ़िक आर्टिकल्स लिखने के लिए कहते हैं,
एहतजाज के लिए तैयारी करवाते हैं, प्रोटेस्ट के लिए लोगों को मुनज़्ज़िम करते हैं। अगला सवाल है, आप किसान और किसानों के ग्रुप से क्या समझते हैं? तो बच्चों, हिंदुस्तान की मईशत ख़ास तौर पर ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी पर मबनी है। ज़राअत पर आज़ादी हासिल करने के बाद हुकूमत ने हिंद ने ज़मींदारी के निज़ाम का ख़ात्मा किया और इज्तिमाई मंसूबों और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किसानों में सियासी और समाजी बेदारी पैदा करने का नतीजा ये हुआ कि आज हिंदुस्तान में किसानों और दही समाज ज़मीन के मालिक और ज़मींदारों के इस्तेहसाल से आज़ाद हैं। किसानों के ग्रुप को मज़दूरों में तकसीम किया जाता है। यकसा तहरीक में भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में काम कर रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शीतकारी तंजीम किसानों की नुमाइंदगी करती है और कर्नाटक में रेफ्टा यूनियन काम कर रही है। ये सभी कौन सी तंजीमें हैं? ये सभी किसान यूनियनों के नाम हैं। अगला और आखिरी सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान में दबाव डालने वाली जमातों की पैदाइश पर मुख्तसर नोट लिखना है, यानी कि कब स्टार्टिंग हुई हिंदुस्तान में दबाव डालने वाली जमातों की? तो बच्चों, हिंदुस्तान में दबाव डालने वाली जमातों का इर्तिका यानी कि शुरुआत बरतानवी ज़माने से हुआ था। दर हकीकत इंडियन नेशनल कांग्रेस का इर्तिका शुरू में एक दबाव डालने वाली जमात के रूप में हुआ था। याद रखोगे कि दबाव डालने वाली जमातों की शुरुआत हिंदुस्तान में बरतानवी दौरे हुकूमत में हुआ था। दर हकीकत इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत स्टार्टिंग में एक दबाव डालने वाली जमात के रूप में हुई थी। इसका मकसद बरतानवी हुकूमत पर अपने हुकूक के मुतालबात पर प्रोग्राम होता था। इसके बाद मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन, ताजिर की यूनियनों का जन्म हुआ। नौजवान तंजीमें, ज़ात पात फ़िरक़ों पर मबनी तंजीमों की पैदाइश हुई। मुख्तलिफ़ किस्म के मफादात के पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव डालने वाली जमातें बनती चली गईं। ये जमातें 4 ज़मरों में तकसीम की जाती हैं। सबसे पहला है इदारती मुफाद पसंद जमातें, तिजारती मुफाद पसंद जमातें, समाजी मुफाद पसंद जमातें और लास्ट है किसान यूनियन। तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से याद करना। अब अगर आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।